तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेट गेन ऑफ एटीपी इन एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि हम लोग पढ़े थे, इसके पहले ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल पढ़े थे। और ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल जो होते हैं, दोनों प्रोसेस किस में होते हैं? प्लांट में होते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझना ये है कि जैसे ग्लाइकोलाइसिस में कितना हो रहा है एटीपी का फॉर्मेशन, और माइटोकॉन्ड्रिया में कितना हो रहा है। मतलब सिंपली समझिए, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म में कितना एटीपी बन रहे हैं? और क्रेब साइकिल कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में हो रहे हैं। तो वहां पे एटीपी का कितना फॉर्मेशन हो रहा है? ठीक है। तो कहीं कहीं देखिएगा आप लोग कि 38 एटीपी भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 36 एटीपी भी लिखा रहता है। तो 36 कब हो जाएंगे और 38 कब रहेंगे, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ग्लाइकोलाइसिस हम लोग देखे थे, क्या कि ग्लाइकोलाइसिस जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो हो रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। ये किस में हो रहा था? पायरुविक एसिड में चेंज हो रहे थे। पायरुविक एसिड में चेंज हो रहे थे। अब ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे? ग्लाइकोलाइसिस बोले थे। ये कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। अब इसको हम लोग क्या बोले थे? इसको हम लोग बोले थे कि ये क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस। अब साइटोप्लाज्म के अंदर कितना एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है? तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 एटीपी फॉर्म हो रहे हैं और कितना हो रहा है? 2NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। 2 एटीपी हो गए और 2NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 2 एटीपी तो सिंपली क्या है? 2 एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे सिंपली ये देखना है कि यहाँ पे इसका क्या बनेगा? 2 एटीपी का 2 एटीपी तो बन ही जाएगा, लेकिन एक NADH से कितना एटीपी बनता है? 3 एटीपी बनते हैं। तो यहाँ पे 2 NADH है तो कितना बनेगा? 6 एटीपी। तो टोटल साइटोप्लाज्म में टोटल एटीपी का फॉर्मेशन कितना हो गया? 8 एटीपी फॉर्म हो जाते हैं साइटोप्लाज्म की बात। अब देखिए, ये जो पायरुविक एसिड है फिर कहाँ जाता है? ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद ये क्या करेगा? ये पायरुविक एसिड किस में चेंज होता है? पायरुविक एसिड का क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। पायरुविक एसिड ये किस में चेंज होता है? ये चेंज होता है एसिटाइल कोए में चेंज होता है। एसिटाइल कोए में। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है कि एक पायरुविक एसिड से कितने बनते हैं? 1 NADH बनते हैं। तो यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड, याद रखिएगा कि यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड हैं। तो 2 पायरुविक एसिड से कितने बनेंगे? 2 NADH का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 6 एटीपी हो गए। ठीक है। ये किस में हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हुआ? जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोए में चेंज हुआ, मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इस प्रोसेस में क्या हुआ? 6 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद क्या होता है? एसिटाइल कोए कहाँ जाता है? क्रेब साइकिल में जाता है। एसिटाइल कोए क्या है? क्रेब साइकिल का सब्सट्रेट है। तो यहाँ पे क्या होगा? याद रखना है कि जो क्रेब साइकिल है, जो क्रेब साइकिल है, यहाँ पे जो क्रेब साइकिल है, ये क्रेब साइकिल कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और यहाँ पे देखना है क्या, जो साइक्लिकल फॉर्म है उसमें कितने एटीपी बन रहे हैं? साइकिल में, क्रेब साइकिल में कितने एटीपी बन रहा है?
तो यहाँ पे ध्यान देना है कि क्रेब साइकिल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 NaDH बन रहे हैं एक क्रेब साइकिल में। फिर क्या बन रहे हैं, एक FADH बन रहे थे, FADH2 बन रहे थे, और एक क्या बन रहे थे, 1GTP बन रहे थे। जब साइक्लिकल फॉर्म देखिएगा तो यहाँ पे सिंपल ये समझना है कि यहाँ पे कितने एसिटाइल कोए बनते हैं, तो 2 एसिटाइल कोए बनते हैं, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है। 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोए बने, मतलब 2 क्रेब साइकिल एक साथ चलेंगे। जब 2 क्रेब साइकिल एक साथ चलेंगे तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, पहले देख लेते हैं कि इससे कितना हो गया, 9 ATP हो गए, 3 3 जा 9। फिर यहाँ पे 1 FADH से कितने हो गए, 2 ATP हो गए, और 1 GTP से कितने हो गए, 1 ATP हो गए। तो टोटल एक साइकिल में कितने एटीपी बने, 12 एटीपी बने। तो यहाँ पे 2 साइकिल चल रहे हैं, इसलिए क्या उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 2 जा 24 एटीपी हो गया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रेब साइकिल में कितना एटीपी बन रहा है, तो 1 क्रेब साइकिल में कितना एटीपी बन रहा है, तो अगर मान लीजिए अगर 1 एसिटाइल कोई है, चाहे 1 पायरुविक एसिड है, तो क्या बना रहा है, 12 एटीपी बना रहा है। लेकिन वहां पे अगर 2 एसिटाइल कोए या 2 पायरुविक एसिड जब एक साथ वर्क कर रहे हैं, उनका एक साथ साइकिल चल रहा है, तो कितने बनेंगे, 24 एटीपी बनेंगे। ठीक है, अब ये समझना है कि टोटल कितने हो गए। तो टोटल यहाँ पे हम लोग देखे थे क्या कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने बने थे, ग्लाइकोलाइसिस में कितने बने थे, 8 बने थे। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में कितने बने थे, 6 बने थे। क्रेब साइकिल में कितने बने थे, 24 बने थे। तो टोटल कितने हो गए, 38 एटीपी हो गए। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब उसका कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन जब हो जाएगा तो क्या कितने एटीपी बनेंगे, 38 एटीपी बनेंगे। लेकिन होता क्या है कि जैसे एक बहुत सारे सटल मैकेनिज्म होते हैं कि अब NADH को NADH को कहाँ जाना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना होता है। अब NADH जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, NADH, तो यहाँ NADH जो साइटोप्लाज्म में बना है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से, जो NADH साइटोप्लाज्म में बना है, वो साइटोप्लाज्म वाला NADH कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए यहाँ पे 2 एटीपी क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। 2 एटीपी ये क्या करते हैं, NADH को ट्रांसफर करने के लिए 2 एटीपी इसमें से यूटिलाइज कर लेते हैं। तो बच गए कितने, तो 36 एटीपी बच जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अगर डिफरेंट सटल मैकेनिज्म में अगर एटीपी कितना फॉर्मेशन हो रहा है, सटल मैकेनिज्म मतलब क्या हुआ कि NADH जो ट्रांसफर हो साइटोप्लाज्म से ट्रांसफर होके कहाँ जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहे हैं, तब इस केस में कितना बनेगा, 36 एटीपी बनेगा। लेकिन अगर सिंपली अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि नेट गेन एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद जो नेट गेन एटीपी कितने हैं, तो आप क्या लिखिएगा, 38 एटीपी लिखिएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे आंसर क्या होगा, 38 एटीपी होगा कि 36 एटीपी होगा। क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेब साइकिल। क्या क्या सिग्निफिकेंस है क्रेब साइकिल के। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल का क्या क्या सिग्निफिकेंस है ये देखना है। तो पहला जो सिग्निफिकेंस है, मेजर क्या है, द मेजर पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। ये क्या है, मेजर पाथवे है, मेजर पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एक बहुत मेजर पाथवे है जो एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा जो इसका सिग्निफिकेंस है, अब इसका जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है क्रेब साइकिल में, जैसे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, एसिटाइल कोए, इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बन रहे हैं वो दूसरे किसी बायोमोलिक्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ दिस साइकिल are used in
सिंथेसिस ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल, मतलब अदर बायोमोलिक्यूल बनाने में जो साइट्रिक एसिड साइकिल के जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड बन गया, पायरुविक एसिड से एलानिन अमीनो एसिड बन गए। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन है जो आगे हम लोग देखेंगे। अब दूसरा जो इसका मेन क्या है, कितने एटीपी बनते हैं। इसमें क्या है कि 24 एटीपी comes from Krebs cycle from one glucose molecule। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनते हैं क्रेब साइकिल में, 24 एटीपी बनते हैं। चौथा जो इसका सिग्निफिकेंस है, इट इज मेन प्रोवाइडर ऑफ एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म इन प्लांट क्रेब साइकिल। तो ये सब क्या इसके सिग्निफिकेंस है जिसको आप लोग ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, कि कौन कौन से इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन कौन से इंटरमीडिएट कंपाउंड जो क्रेब साइकिल में जो बन रहे हैं वो कौन कौन से इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या क्या बनाते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग देखते क्या है कि जैसे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो बन रहा है क्रेब साइकिल में, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ये क्या बनाता है, ये बनाता है ग्लूटामिक एसिड बनाता है। एक तरह का क्या है, ये अमीनो एसिड है। तो क्या हो गए, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड क्या बन गए, ग्लूटामिक एसिड बन गए। दूसरा क्या है कि इसके अंदर जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहे हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो इसके अंदर जो बन रहा है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या बनता है, एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये सब क्या है, डिफरेंट अमीनो एसिड है जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा क्या है कि जो पायरुविक एसिड जो हम लोग देखे थे जो बन रहे हैं, वो पायरुविक एसिड से वो क्या बन सकते हैं, बाय डिफरेंट मैकेनिज्म है इसका। जैसे उसको हम बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन, और दूसरा है क्या, रिडक्टिव एमिनेशन। तो ये दोनों प्रोसेस से अलग अलग अमीनो एसिड बनते हैं, इससे क्या बन जाएंगे, एलानिन बन जाएंगे। अब ये जो बन रहे हैं तो ये किस प्रोसेस से बन रहा है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, रिडक्टिव एमिनेशन। अब आप लोग ढूंढिएगा कि रिडक्टिव एमिनेशन क्या होता है, नेट वगैरह पे आप लोग देखिएगा कि रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होता है। और ये दोनों जो बन रहे हैं अमीनो एसिड, ये किससे बन रहे हैं, ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस से बन रहा है। तो अलग अलग प्रोसेस से क्या है, डिफरेंट जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है क्रेब साइकिल के, वो अलग अलग अमीनो एसिड का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो इसके अंदर देखते हैं एसिटाइल कोए का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये एसिटाइल कोए फिर क्या बनाते हैं, इससे क्या बन जाता है, फैटी एसिड बनाने में मदद मिलता है सेल को, फैटी एसिड बनाते हैं। और ये फैटी एसिड लास्टली क्या बनाता है, ग्लिसरॉल के साथ मिल करके क्या बनाते हैं, ये फैट बनाते हैं। तो इस तरीके से जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है क्रेब साइकिल के, वो अलग अलग बायोमोलिक्यूल बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल में क्या क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। तो
मेजर डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, क्या क्या मेजर डिफरेंस है। तो हम ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ग्लाइकोलाइसिस, और इसमें हम एक पार्टीशन कर देते हैं। दूसरा क्या है, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल। अब दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, तो सिंपल ये ध्यान देना है कि ये क्या है, फर्स्ट स्टेप। ये क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेप कौन सा है, ग्लाइकोलाइसिस है। और दूसरा जो स्टेप है, सेकेंड मेजर स्टेप कौन सा है, क्रेब साइकिल है। सेकेंड मेजर स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा जो डिफरेंस है, इसमें यह ध्यान देना है कि इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में क्या हो रहे हैं, अकर्स हो रहे हैं। जबकि ये कहाँ हो रहा है, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, ये अकर्स हो रहे हैं। दूसरा देखना क्या है कि इसका सबस्ट्रेट क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। इट्स सबस्ट्रेट, द सबस्ट्रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे क्या है, क्रेब साइकिल का क्या, इट्स सबस्ट्रेट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये सब क्या है, इसके मेजर डिफरेंस है। फिर इसमें हम देखते क्या है कि इसमें कितने एटीपी मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो it produces it produces 4 ATP। और इसमें कितना होता है, it produces 2 ATP। क्रेब साइकिल में 2 ATP का फॉर्म प्रोड्यूस होते हैं, जबकि ग्लाइकोलाइसिस में 4 ATP क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं क्या, जो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इट जनरेट 2 NADH मॉलिक्यूल। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, यहाँ पे पार्टीशन कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या था, ग्लाइकोलाइसिस था, ग्लाइकोलाइसिस। और यहाँ क्या था, क्रेब साइकिल। यहाँ पे क्या था नेक्स्ट, कि इसमें जो कितने NADH मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, 2 NADH मॉलिक्यूल इज जनरेट। 2 NADH मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं। जबकि इसमें देख रहे हैं क्या, 6 NADH। यहाँ पे एक्चुअली 2 साइकिल चल रहे हैं, 2 पायरुविक एसिड बने थे, तो यहाँ पे 2 साइकिल चल रहा है, इसलिए एक में 3 और दूसरे में भी 3, तो 6 NADH मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस। 6 NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरा क्या है कि इसमें कोई भी CO2 मॉलिक्यूल नहीं होता है इवॉल्व।
CO2 इज नॉट इवॉल्व, जबकि यहाँ पे देखते क्या है कि CO2 इवॉल्व होता है, CO2 इज इवॉल्व। तो ये सब क्या थे, मेजर डिफरेंस थे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में। अब हम लोग देखते क्या है कि जो क्या क्या डिफरेंस होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़े थे फोटोसिंथेसिस में। फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है कि एटीपी का फॉर्मेशन जब फोटोसिंथेसिस के द्वारा हो रहे हैं या फोटोसिंथेसिस के समय में अगर एटीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। और यहाँ पे एक टर्म है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहने का मतलब क्या है कि एटीपी का फॉर्मेशन कब हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम में। जब रेस्पिरेशन के टाइम में जब एटीपी का फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और जब फोटोसिंथेसिस के टाइम में एटीपी का फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इसमें दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। और जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग आगे देखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पर देखेंगे। तो सबसे पहले मेजर डिफरेंस देख लेते हैं क्या होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों में मेजर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मेजर डिफरेंस ये है, ये ध्यान देना है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या होगा, दोनों में एटीपी का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ऑक्सीडेटिव कब होगा, ऑक्सीडेटिव कब होगा, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। जब सेलुलर रेस्पिरेशन जब होते हैं तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और जब फोटोसिंथेसिस होगा तब एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलेंगे। आइए डिफरेंस देखते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन दूसरा क्या है, फोटो फॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन फोटोफॉस्फोरिलेशन तो ये पहला ध्यान पॉइंट, ये डिफरेंस देख लीजिए। द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम में जो एटीपी हो रहा है, बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये हो गया। दूसरा क्या मेजर डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है, केमिकल एनर्जी इज यूज्ड। इसमें केमिकल एनर्जी यूज होता है। केमिकल एनर्जी क्या होता है, एटीपी। इसमें क्या होता है, सोलर एनर्जी। इसमें सनलाइट से जो एनर्जी मिलता है उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी इज यूज्ड। ठीक है। फिर क्या है, ये कहाँ पे होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, तो ये ध्यान रखना है कि जो जो तीसरा जो स्टेप होता है ये कहाँ हो रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है
थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मतलब दोनों में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन दोनों एटीपी कहाँ कहाँ बन रहे हैं? पहला जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो हो रहा है, इसमें जो एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि यहाँ पे जो देख रहे हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो एटीपी बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में बन रहे हैं। नेक्स्ट जो इसका जो डिफरेंस है, नेक्स्ट जो डिफरेंस उसमें देखते क्या है कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है वो क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होते हैं इसमें। और दूसरा जो है, इसमें जो एटीपी फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटॉन चाहिए वो प्रोटॉन कहाँ से मिलते हैं? द प्रोटॉन नीडेड फॉर एटीपी सिंथेसिस comes from माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। प्रोटॉन जो कहाँ से मिल रहा है इसको एटीपी फॉर्मेशन के लिए? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो प्रोटॉन बने हैं वहां से मिल रहे हैं। जबकि इसमें देखते क्या है, इसमें जो देखते क्या है कि इसमें क्या होता है? इट टेक्स प्लेस इन ग्रीन सेल, इट टेक्स प्लेस इन ग्रीन सेल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। मतलब लाइट के प्रेजेंस में ही क्या होगा? ये एटीपी का फॉर्मेशन होगा, बाकी समय में नहीं होगा। जबकि इसमें देखते क्या है कि ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डे और नाइट दोनों समय में हो रहे होते हैं। दूसरा क्या है कि प्रोटॉन जो इसमें चाहिए एटीपी फॉर्मेशन के लिए, प्रोटॉन रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस, प्रोटॉन रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस comes from फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 से क्या होते हैं? जो प्रोटॉन क्या होते हैं वो आते हैं और क्या करते हैं? एटीपी सिंथेसिस में मदद करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते क्या है कि दोनों मेजर डिफरेंस थे। क्या क्या मेजर डिफरेंस थे दोनों में? हम लोग देख लिए कि दोनों में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, फोटोफॉस्फोरिलेशन में भी और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में भी। और दोनों में क्या क्या मेजर डिफरेंस थे इसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर के NADH से कैसे वो 3 ATP मॉलिक्यूल बन रहे हैं, FADH से कैसे 2 ATP मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे होते हैं इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।